दोस्तों, आज लॉ कुंभ पर हम डिस्कस कर रहे हैं भोपाल का एक हाईली सेंसिटिव और लीगली कॉम्प्लेक्स केस, त्विषा शर्मा डाउरी डेथ केस। इस केस में एक यंग वुमेन त्विषा शर्मा, जो रिपोर्टेडली एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी थी, अपनी शादी के सिर्फ कुछ महीनों के अंदर मैट्रिमोनियल होम में डेड पाई गई। डेथ हैंगिंग के फॉर्म में रिपोर्ट हुई, लेकिन फैमिली ने इसे सिंपल सुसाइड मानने से इनकार कर दिया। त्विषा की फैमिली का एलिगेशन है कि ये हेरासमेंट थी, डाउरी हेरासमेंट, क्रुएलिटी और सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस का केस है। त्विषा की शादी एडवोकेट समर्थ सिंह से 9 दिसंबर 2025 को हुई थी। अगर आप देख लें तो 9 दिसंबर 2025 से लेके 12 मई 2026 तक कितना ही समय हुआ, महज 5 महीने। समर्थ एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और उनकी मदर गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज। इसी वजह से केस में पब्लिक अटेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि विक्टिम फैमिली का एलिगेशन है कि एक्यूज साइड इन्फ्लुएंशियल है। इनका मैट्रिमोनियल होम भोपाल में था। दो बड़ी डेवलपमेंट कोर्ट से रिलेटेड इस केस में हुई है। पहली कि कोर्ट ने ये एंटीसिपेटरी बिल समर सिंह को देने से मना कर दिया, हु इज एब्सकॉन्डिंग, अभी वो भागा हुआ है। दूसरा, उनकी मदर को बेल मिल गई एंटीसिपेटरी। और तीसरी चीज, सेकंड ऑटोप्सी करने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है, सेकंड पोस्टमार्टम प्रेयर, जो कि त्विषा की फैमिली ने की थी। तो अब देखते हैं त्विषा शर्मा, जिन्होंने एडवोकेट समर सिंह से शादी की थी। शादी इनकी अरेंज हुई थी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से। आजकल काफी केसेस आ रहे हैं फ्रॉड के मैट्रिमोनियल वेबसाइट में, तो सबको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो इन दो बड़ी डेवलपमेंट पे, एक तो समर सिंह के एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट एंड ही इज एब्सकॉन्डिंग, बट ऑब्वियस भागा हुआ है। सेकंड, पेरेंट्स की जो डिमांड थी सेकंड ऑटोप्सी रिपोर्ट की, वो डिमांड रिजेक्ट हो गई। अब गिरिबाला सिंह जो मदर इन लॉ हैं, रिटायर्ड जज, उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, समर सिंह को बेल डिनाई हो गई है। इसमें ये लीगल मैसेज आता है कि बेल डिपेंड होती है इंडिविजुअल रोल, एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन नीड पर। सबसे इम्पोर्टेंट लीगल डेवलपमेंट यही है कि इन्हें भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समर सिंह को एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया, लेकिन मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। बेल मिलना मतलब एक्विटल नहीं होता, और बेल रिजेक्ट होने का मतलब कन्विक्शन भी नहीं होता। बेल स्टेज पे कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि एलिगेशन का नेचर क्या है, इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है, एक्यूज का रोल क्या अपीयर हो रहा है, और कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है कि नहीं। इस केस में कोर्ट ने देखा कि त्विषा की डेथ 7 महीने के अंदर ही हो गई, और इसीलिए इनको इनको बेल देने से मना कर दिया। इस केस में कोर्ट ने देखा कि त्विषा की डेथ मैरिज के सिर्फ 6 महीने के अंदर हो गई थी। लॉ के अंडर अगर मैरिड वुमेन की अननेचुरल डेथ मैरिज के 7 साल के अंदर होती है और डाउरी हरासमेंट का एलिगेशन होता है, तो मैटर एक्सट्रीमली सीरियस हो जाता है। इनके ऊपर जो सेक्शन लगे हैं वो लगे हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 डाउरी डेथ, बीएनएस का सेक्शन 85 क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, बीएनएस का ही सेक्शन 35 कॉमन इंटेंशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 3 विच मेक गिविंग एंड टेकिंग डाउरी अ पनिशेबल ऑफेंस, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 डाउरी डिमांड। अननेचुरल डेथ हुई है 7 साल के अंदर, तो ये सीरियस लीगल स्क्रूटनी करता है। ये जो त्विषा के पेरेंट्स हैं,
उनका जो एलिगेशन है उसे देखते हैं। त्विशा के पेरेंट्स का कहना था कि शादी के बाद डाउरी डिमांड की गई। एलिगेशन है कि 2 लाख की डिमांड हुई। ये भी एलिगेशन है कि त्विशा को मेंटली और फिजिकली हरास किया गया। सबसे डिस्टर्बिंग एलिगेशन प्रेगनेंसी और अबॉर्शन से रिलेटेड है। फैमिली का कहना है कि त्विशा प्रेग्नेंट थी, लेकिन जो हस्बैंड था, मदर इन लॉ थी, ने एलिजली अनबॉर्न चाइल्ड की पैटर्निटी पर क्वेश्चन उठाए और उसे अबॉर्शन के लिए प्रेशराइज किया। अगर ये एलिगेशन एविडेंस से प्रूव होता है तो ये क्रुएलिटी का इशू बहुत सीरियस बना सकता है। त्विशा ने ये भी एलिज किया गया कि त्विशा ने कॉल की थी जस्ट डेथ के पहले, घबरा के व्हाट्सएप मैसेजेस के डिस्ट्रेस शो कर रहे थे, जैसे कि माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी लाइफ नरक हो गई है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, ये बेबी को लेकर के मेरे को सस्पेक्ट कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है बेबी की पैटर्निटी को लेकर के। ये सारी के सारी चीजें जो है वो हस्बैंड समत सिंह को के अगेंस्ट मेन एलिगेशंस प्रूव हुए, जिसकी वजह से इनकी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो डिनाई हो गई, बट ही इज एब्सकॉन्डिंग। डिफेंस का वर्जन देखते हैं। इनकी स्टोरी ये थी कि समर सिंह के साइड से ये कहा गया कि डाउरी डेथ जो थी, इनके वकील एनोश जॉर्ज कार्लो है, जैसा आपने देखा होगा माता जी के साथ समर की गिरिबाला सिंह के साथ, ही वॉज ऑल्सो देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। समर्थ के साइड से ये क्या गया कि डाउरी डिमांड का एलिगेशन फॉल्स है। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि अगर एक्यूज साइड डाउरी डिमांड कर रही होती तो त्विशा के अकाउंट में 7 लाख क्यों ट्रांसफर किए जाते और उसके ब्रदर को क्यों 50,000 दिए जाते। डिफेंस ने ये भी कहा कि त्विशा मेंटल डिस्ट्रेस में थी और उसे ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स का एलिगेशन था भी इन्होंने रेस किया। डिफेंस ने व्हाट्सएप चैट्स को एडिटेड और मैनिपुलेटेड बनाया बताया, यानी डिफेंस का स्टैंड है कि प्रोसिक्यूशन का डिजिटल मटेरियल रिलायबल नहीं है, लेकिन बेल स्टेज पर कोर्ट ट्रायल जैसा डिटेल एविडेंस एप्रिसिएशन नहीं करती। कोर्ट से प्राइमा फेसी देखती है कि एलिगेशन सीरियस है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है या नहीं, और एक्यूज को प्रोटेक्शन देना अप्रोप्रिएट होगा या नहीं। यहाँ कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के अगेंस्ट मेन एलिगेशन है डेथ अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हुई, मैरिज रीसेंट थी, मैरिज इनकी रीसेंट की थी, और इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस यही थे कि मुझे यहाँ से ले जाओ, बार बार वो अपनी मदर से यही कह रही थी त्रिशा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, और इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट थी। इसी बेसिस पे एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई समर सिंह की। ठीक है, नेचर ऑफ एलिगेशन क्या था? अननेचुरल डेथ विद इन 6 months, स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मटेरियल प्लेस बाय प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 482 बी एनएसएस के रिजेक्ट हुई है। और कोर्ट ने एग्जामिन किया प्राइमा फेसी एलिगेशन, एक्यूज का रोल, सीरियसनेस क्या थी ऑफेंस की, और नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अभी बेल स्टेज है, ट्रायल स्टेज नहीं थी, तो कोर्ट ने फाइनली गिल्ट, इनोसेंस या ऑथेंटिसिटी ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, फाइनल रिलायबिलिटी ऑफ चैट, ये सब डिसाइड नहीं किया है। एंटिसिपेटरी बेल इसीलिए रिजेक्ट हुई, मेन एलिगेशन हस्बैंड के अगेंस्ट था, इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट थी और सीरियस ऑफेंस एलिज हुआ था। ये सारे उनके कारण पल्लवी द्विवेदी जो जज थी उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दी समर सिंह की। मदर इन लॉ को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, जो कि एक रिटायर्ड जज है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोर्ट ने बस ये फाउंड किया कि एलिगेशन डायरेक्टली हस्बैंड के अगेंस्ट है, हस्बैंड का रोल सेंट्रल है इस स्टेज पे, और मदर इन लॉ का रोल डिफरेंटली था फॉर बेल। इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू, बेल एक्विटल नहीं होती, ओनली डिसाइड करती है कस्टडी एट इन्वेस्टिगेशन स्टेज। इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने बेल स्टेज पे हस्बैंड और मदर इन लॉ के रोल्स को डिफरेंस में देखा। इसलिए लॉकम का टेक अवे यही है कि हस्बैंड के अगेंस्ट एलिगेशन डायरेक्ट और सेंट्रल अपीयर हुए, मदर इन लॉ को प्री अरेस्ट प्रोटेक्शन मिल गया, दोनों सिचुएशन का लीगल इफेक्ट अलग है। फाइनल गिल्ट ट्रायल में ही डिसाइड होगा। अब बात करते हैं जैसे कि आपको पता है कि एक और थी चीज थी जो फैमिली ने एलिज की थी कि त्विशा वाज प्रेग्नेंट, और हस्बैंड एंड मदर इन लॉ ने
उसकी पैटर्निटी को क्वेश्चन किया विच वॉज वेरी हर्टिंग फॉर हर, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज हुई, शी वॉज प्रेशराइज टू अबॉर्ट द बेबी। डिफेंस का क्लेम है कि मेडिकल एडवाइस लेके किया, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न थे, कंसेंट और मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन वर रिलाइड अपॉन। अगर प्रेशर फॉर एबॉर्शन प्रूव होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाएगा क्रूएलिटी एंड हेरेसमेंट का। तो सारी चीजें इसमें देखनी होंगी कि क्या क्या सिनेरियोज आते हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंड ऑटोप्सी में। त्विषा के पेरेंट्स ने आप सब देख रहे होंगे इस टाइम मीडिया में भी काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आके, कि त्विषा के पेरेंट्स ने सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड की। उनका कहना था कि फर्स्ट पोस्टमार्टम और सर्कमस्टेंसेस मैच नहीं हो रहे। फैमिली ने एम्स या किसी इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से सेकेंड ऑटोप्सी की डिमांड की है कि एम्स दिल्ली से किया जाए, ना कि एम्स भोपाल से। इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एनालिसिस, प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी, प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ एलिज हैंगिंग मटेरियल, जिससे वो हैंग हुई वो मटेरियल का प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल एविडेंस, क्योंकि कई जगह आ रहा है कि जो दिया गया वो चीज नहीं थी जिससे विशा ने खुद को फांसी लगाई थी। तो लेकिन भोपाल कोर्ट ने सेकेंड पोस्टमार्टम की प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने बॉडी प्रिजर्वेशन की प्रेयर एक्सेप्ट कर ली है। कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया है कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर अल्ट्रा लो टेम्परेचर फैसिलिटी लोकेट की जाए। रिपोर्ट से अकॉर्डिंग एम्स भोपाल में बॉडी अराउंड -4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए -80 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब पुलिस को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढने के लिए कोर्ट ने कहा है। ये इंडिया के फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बट ऑब्वियस एक बड़ा सवाल उठाता है। अगर सस्पिशियस डेथ केस में बॉडी प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं होती तो एविडेंस डिग्रेड हो सकते हैं, और अगर फॉरेंसिक एविडेंस डिग्रेड होता है तो ट्रायल में ट्रुथ फाइंडिंग प्रोसेस वीक हो जाता है। कि भाई डिकम्पोजिशन मेडिकल फाइंडिंग को अफेक्ट कर देगा। डिले जितना होता जाएगा फॉरेंसिक वैल्यू के उतना जो है रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। सेकेंड ओपिनियन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। एविडेंस में बिकम साइंटिफिक अनरिलायबल, और वीक एविडेंस डिफिकल्ट करता है री एग्जामिनेशन, कॉम्प्रोमाइज करता है एविडेंट, और रिस्क देता है जुडिशियल जस्टिस को। तो लॉककॉम का ये पॉइंट है कि भाई फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई टेक्निकल लग्जरी नहीं है, ये पार्ट है फेयर इन्वेस्टिगेशन का। अगर हम देखें तो इस केस में व्हाट्सएप चैट भी मेजर एविडेंशियरी इशू बन गया। डिजिटल एविडेंस पावरफुल होता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी पड़ती है। चैट्स एडिटेड है या जेन्युइन, ये सब ट्रायल और फॉरेंसिक वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट होगा। कोर्ट बेल स्टेज पे से प्राइमा फेसी मटेरियल देखती है। इसीलिए ये केस फ्यूचर में 3 पिलर्स पे डिपेंड करेगा। पहला मेडिकल एंड फॉरेंसिक एविडेंस, दूसरा डिजिटल एविडेंस स्पेशली चैट्स, तीसरा विटनेस स्टेटमेंट एंड कंडक्ट ऑफ पार्टीज बिफोर एंड आफ्टर डेथ। पब्लिक डिबेट का एक और सेंसिटिव इशू है इन्फ्लुएंस। विक्टिम की फैमिली का एलिगेशन है कि जो एक्यूज की फैमिली है वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, स्पेशली उनकी मदर इन लॉ रिटायर्ड जज है, उनका काफी इन्फ्लुएंस है लॉ फील्ड में। लॉ में बड़े लोगों के साथ लीगल फील्ड के उनका उतना बैठना है। इसी वजह से फैमिली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की डिमांड कर रही है। लेकिन लीगल सिस्टम का प्रिंसिपल क्लियर है, एक्यूज पावरफुल है, ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। विक्टिम पुअर हो या इन्फ्लुएंशियल, जस्टिस इक्वल होना चाहिए। बेल स्टेज पर कोर्ट को फैक्ट एविडेंस और लॉ के बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। त्विषा शर्मा केस का लार्जर इम्पोर्टेंस ये है कि ये केस सिर्फ डाउरी डेथ केस नहीं रहा, ये केस वुमेन सेफ्टी, मैट्रिमोनियल क्रुएलिटी, एबॉर्शन, प्रेशर, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंडिया में सबको एक साथ रेस करता है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि पहले तो आप देखिए अगर तो प्रिजम्पशन क्या है ना,
Dowry law का when should court draw presumption under section 113 B Evidence Act? Dowry death investigation fair, timely और free from influence ऐसा, जैसे कि victim की family ने कहा है कि accused की जो मदर है गिरिबाला सिंह वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करेगी या कर सकती है? मेंटल क्रुएलिटी इनसाइड मैरिज, इमोशनल एंड रिप्रोडक्टिव प्रेशर, अमाउंट्स ऑफ क्रुएलिटी, एविडेंशियल वैल्यू ऑफ व्हाट्सएप चैट, मेडिकल ऑटोनॉमी एंड अबॉर्शन प्रेशर जो था, फॉरेंसिक ट्रांसपेरेंसी सस्पिशियस डेथ में कितनी होती है जब प्रॉपर प्रिजर्वेशन ही बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए त्विषा शर्मा केस, आप जब भी एक यंग वुमेन मैरिज के कुछ महीनों के अंदर अपने मैट्रिमोनियल होम में डेड मिलती है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर ड्यूटी आ जाती है कि हर एंगल इन्वेस्टिगेट हो, सुसाइड, अबैटमेंट, डाउरी डेथ, क्रुएलिटी, एविडेंस टैंपरिंग, सब एंगल ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन होने चाहिए। और इसीलिए त्विषा शर्मा केस अब एक कोर्ट रूम स्टोरी से ज्यादा बन चुका है। ये एक सोशल क्वेश्चन है, एक लीगल क्वेश्चन, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक जस्टिस क्वेश्चन है। For more such legal update, please like, share, subscribe Locum, and don't forget to press the bell icon.